भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। और पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहली बार एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ इस बीच। चढ़ावा चोरी में एक गर्लफ्रेंड की हो चुकी है एंट्री। कौन है वो और उसका मंदिर में चोरी से क्या है कनेक्शन, वो सब कुछ डिटेल आपके सामने हम रखेंगे आगे। अयोध्या के राम मंदिर में रोज लाखों की भीड़ उमड़ती है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में जो भक्त हैं उनकी लंबी कतार लगी रहती है। जय श्री राम के उद्घोष के बीच श्रद्धालु अब भी भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल के साथ कि मंदिर में चढ़ावा भी चोरी होता है। योगी राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर एक्शन ले रहे हैं, कह भी रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं। योगी हर कार्रवाई पर खुद नजर बनाए हुए हैं और विपक्ष के हर आरोप, हर हमले का खुलकर जवाब दे रहे हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर हेर फेर तक की कड़ी जांच करा रहे हैं और दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। मुंबई में उद्धव ने राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। उद्धव ठाकरे ने बारिश के बीच उद्धव ठाकरे खुद आंदोलन में उतरे और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। रामचंद्र की, रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे जय राम, जय राम, जय जय वहीं मुंबई में जगह जगह उद्धव के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और चढ़ावा चोरी के विरोध में प्रदर्शन का शंखनाद कर रहे हैं। उधर जम्मू में भी शिवसेना यूबीटी प्रदर्शन कर रहा है और शिव सैनिकों ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। ये रही तस्वीरें। लेकिन इन सब के बीच चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस अविनाश शुक्ला से सबसे ज्यादा पैसे बरामद हुए हैं वो जेल में है और उसके पास से ब्रेजा कार भी बरामद हुई है और आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी के पैसे से इसने कार खरीदी। खबर है कि अविनाश शुक्ला ने अपनी गर्लफ्रेंड को लाखों रुपए और महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि हो गई है गर्लफ्रेंड की भी एंट्री। देखिए, जिस अविनाश की सैलरी 20,000 रुपए थी वो कैसे महंगे गिफ्ट दे रहा था। पुलिस इसकी तफ्तीश में लगी हुई है।
और अब आपको दिखाते हैं चढ़ावा चोरी में कैसे गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई है और क्या नए राज सामने आए हैं। नजर डालिए। देखिए, चढ़ावा चोरी में पहली बार एक महिला का नाम सामने आ रहा है। खबर है कि एक आरोपी चोरी के पैसे से गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता था। जिस आरोपी अविनाश शुक्ला के पास सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए मिले हैं, जांच में सामने आया है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कई गिफ्ट दिए थे। अविनाश ने अपनी महिला दोस्त को करीब 2 लाख रुपए कैश दिए थे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। अविनाश को उसके भाई ने कई बार कैश लेकर योग सेंटर जाते देखा। राम मंदिर में नोट गिनने के काम में लगा अविनाश योग सेंटर में रहता था, लेकिन जब भाई ने भारी कैश की बात पूछी तो वो गोलमोल जवाब देता रहा। पुलिस को अविनाश के 15 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन संदिग्ध मिले हैं। तो क्या इन पैसों को उसने गर्लफ्रेंड पर खर्च किए या शादी की खास तैयारी में था? खबर है कि अविनाश शुक्ला ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की भी तैयारी कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि उसने गर्लफ्रेंड के साथ विदेश जाने का प्लान बनाया था और गर्लफ्रेंड को खास कार, हार और अंगूठी भी देने की तैयारी में था। लेकिन जांच से बचने के लिए ज्यादातर सामान अपने नाम से ही नहीं खरीदता था। कुछ दिनों पहले उसने करीब 14 लाख रुपए में ब्रेजा कार खरीदी थी, लेकिन यह कार अपने नाम से नहीं बल्कि अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी। पुलिस अब बता रही है या पता कर रही है कि क्या यह कार चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदी है, यह सवाल है। और कार के अलावा चोरी के पैसों से अविनाश क्या क्या खरीद चुका है। सामने आया है कि राम मंदिर में अविनाश शुक्ला की सैलरी करीब 20,000 रुपए थी, लेकिन कई महीनों से उसने बैंक से अपनी सैलरी ली ही नहीं थी, ये सूत्र बता रहे हैं। तो क्या चढ़ावा चोरी से ही अविनाश के पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए, जमा हो जाते थे, जिससे वो अपना भी खर्चा उठा लेता था और गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट दे देता था और विदेश जाने की प्लानिंग भी थी? अविनाश शुक्ला से पूछताछ में पुलिस को और क्या अहम जानकारी हाथ लगी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर और अजय दुबे। आरोपी अविनाश शुक्ला ने 2 लाख रुपए कैश और एक महंगा मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। उसने बाकी 15 लाख रुपए किस किस को दिए, इसको लेकर जांच चल रही है और जांच के बाद साफ होगा कि आखिर ये पैसे किसको दिए गए और क्या ये पैसे दान चोरी के थे। ब्रीजा कार अविनाश की है, उसकी निशानदेही पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई कार है ये, और चंदा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। ये कार जो है पूछताछ में पता चला पुलिस को कि अविनाश की तरफ से बताया गया कि ये कार जो चंदे चोरी का पैसा था उससे खरीदी गई। देखिए, कार काफ़ी नई दिखाई दे रही है, कुछ समय पहले ही खरीदी गई है। तमाम तरीके के आरोपों के बीच में इस कार को पुलिस ने बरामद किया है। इस कार को इस समय चौकी में लाकर रखा गया है। तस्वीरें हम आपको कार की दिखा रहे हैं। ये देखिए, पीछे की तरफ से इसका नंबर प्लेट हटा हुआ है और पुलिस देखिए पीछे गाड़ी की स्थिति बता रही है कि काफ़ी नई ये कार है। यह कार नगर कोतवाली क्षेत्र के ही एक सड़क पर खड़ी थी और जब पूछताछ हुआ और इसके बाद जब निशानदेही की गई अविनाश की तरफ से, तो पुलिस ने रिमांड में लेकर तमाम खुलासे किए और इस कार को भी बरामद किया, जो कार अब लाकर यहाँ पर राम जन्मभूमि का जो थाना है वहाँ पर रख दी गई है। हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीर और कुछ और जानकारी आप सभी के सामने रख देते हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर घमासान है और दूसरी तरफ आज पुलिस अयोध्या जेल भी पहुंची पूछताछ करने के लिए, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं। चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी जो कि अयोध्या की जेल में बंद हैं, उनमें से 5 आरोपियों से पूछताछ के लिए अयोध्या पुलिस जेल में पहुंच गई है और यहां पर जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो अयोध्या जेल पहुंच गई है। चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपी जो कि अयोध्या की जेल में बंद हैं, उनमें से 5 आरोपियों से पूछताछ। जेल में पुलिस ने 5 कैदियों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है, लंबी। और टिन्नू यादव से लेकर मनीष यादव और अनुकल्प मिश्रा से पुलिस ने पूछताछ में कई अहम जानकारी भी हासिल की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब देखिए, पूछताछ और खुलासे के बीच राम मंदिर में नोट गिनने से लेकर निगरानी तक में क्या क्या बदलाव हुआ है, वो जरा जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, कैश गिनने वाले बिना पॉकेट के कपड़ों में होंगे, उनकी ड्रेस डार्क ब्लू यानी गहरे नीले रंग की होगी। नोट गिनते समय बिना जेब वाले ये कपड़े ही पहनने होंगे। तिरुपति मंदिर में भी नोट गिनते समय ऐसे इंतजाम होते हैं। अब फर्श पर होगी गिनती। पहले काउंटिंग रूम में टेबल कुर्सियों में गिनती हुआ करती थी और अब कर्मचारियों को जमीन पर बैठकर नोट गिनने होंगे। इसके लिए फर्श पर गद्दे और प्लाईवुड बिछाए जाएंगे, जिससे कैश को पैर या कपड़ों के नीचे छुपाना संभव ना हो। नोट गिनते वक्त आपस में बातचीत करने पर भी पाबंदी होगी। वॉशरूम, चेंजिंग रूम में कड़ी नजर होगी। जांच में वॉशरूम में नोट चुराने की बात सामने आई है। पहले चेंजिंग या वॉशरूम जाते समय ज्यादा सतर्कता नहीं थी, अब वॉशरूम या चेंजिंग रूम जाने पर सुरक्षा प्रोटोकॉल होगा। कर्मचारियों को दोबारा कड़ी चेकिंग से गुजरना होगा। वॉशरूम या चेंजिंग रूम में लगातार तलाशी होती रहेगी। गैजेट्स पर पूरी तरह से रोक है। काउंटिंग हॉल में मोबाइल, घड़ी या फिर बैग नहीं ले जा सकते।
पहले मंदिर में गणना कक्ष में इतनी कड़ी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब जूते चप्पल भी बाहर ही उतरवाए जा रहे हैं और हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। राम मंदिर परिसर में हर जगह सीसीटीवी पहले से मौजूद थे, लेकिन काउंटिंग रूम में आसपास ब्लाइंड स्पॉट भी थे, यानी जहां कैमरे की नजर सही तरीके से नहीं पहुंचती थी, ये कमियां अब दूर कर ली गई। सीसीटीवी की फुटेज पहले 45 दिनों के लिए स्टोर रहती थी, अब सीसीटीवी फुटेज को 180 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। यह बदलाव है। चढ़ावा चोरों पर एक्शन पर योगी खुद नजर आए हैं और योगी ने कैसे विपक्ष पर हमला बोला और विपक्षी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, इसके जवाब में सुना देते हैं आपको, सुनिए। कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी। आज ये सब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे, कोई पता नहीं, उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। जब इस तरह से भगवान के घर से चोरी हो जाती है इतनी बड़ी, और फिर सज़ा भी नहीं मिलती है लोगों को और उनको बचाने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। तो आज मैंने हनुमान जी से यही प्रार्थना की है कि चंदा चोरी करने वालों को, उनके बचाने वालों को सख्त से सख्त सजा। जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। सारा प्रबंधन सरकार के पास है, लेने वाले, देने वाले, सुरक्षा करने वाले, लूटने वाले सब सरकार के हैं। सरकार से सवाल पूछे। विपक्ष के किसी मुस्लिम नेता से सवाल पूछ करके जो मुद्दा भटकाने की आप कोशिश करते हैं, उस खेल को हम समझते हैं। टेस्ट को भंग कर दिया जाए और एसआईटी जांच से पहले इसको भंग करना चाहिए था, और जो भी टेस्ट में लोग हैं उनको मंदिर से बाहर रख करके तब कोई जांच शुरू होती। ये तो हमारे नेता लगातार बोल रहे हैं, हम वहाँ के सांसद के नाते, चौकीदार के नाते हम बोल रहे हैं, तो हम लोग तो बोल ही रहे हैं। अवधेश प्रसाद उनको सुन रहे थे। विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको हमने सुना दिया। इस बीच चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस भी सियासत में लगी हुई है। जयपुर में पूर्व मंत्री समेत कई बड़े नेता सड़क पर उतरे और चढ़ावा चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस बीच काशी यानी वाराणसी से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर एक नेता हनुमान जी के सामने अर्जी लेकर पहुंच गए। समर्पित में श्री हनुमान जी भगवान, राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश। विषय है राम मंदिर में चंदा चोरी होने के संबंध में समर्पित है और आपके शरण में आया है कि जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जो चंदा चोरी हुए उसका पता लगाकर उसको दंडित करने का काम करें और आप अपने थाने में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मुझे भगवान राम भक्त हनुमान जी पर बहुत भरोसा। तो चढ़ावा चोरी को लेकर कैसे सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, और वो भी अब आपको दिखा देते कौन क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चंदा चोरी में सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है और जानबूझकर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं टिन्नू यादव की अखिलेश से कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। जैसे जैसे चढ़ावा चोरी के मामले की पता खुलेगा, देश को पता चलेगा कि चोरी के पीछे कौन लोग शामिल थे। आलोक कुमार अध्यक्ष वीएचपी, वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल और राम गोपाल यादव जैसे नेताओं ने चढ़ावा चोरी पर बड़े बड़े दावे किए हैं। अगर इनके बयान दर्ज हों और इसने सबूत मांगे जाए इनसे, तो जांच में काफी मदद मिल सकती है। तंज कर रहे थे सौरभ भारद्वाज अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दिल्ली, वो कह रहे हैं वीएचपी परेशान है कि चोरी की बात पूरे देश में हो रही है। नियत साफ होती तो कहते कि चोरी की बात बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की संस्था से जुड़े लोग इस ट्रस्ट में शामिल हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं अयोध्या की सुरक्षा राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास जैसी हो, और अयोध्या के राम मंदिर में तो पहले दिन से खेल चल रहा है, इसीलिए मैं आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया। मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से ही वीएचपी शक के घेरे में रही, लेकिन चढ़ावा चोरी में केस में जैसे जांच हो रही है उससे लगता है कि चंपत राय और वीएचपी को बचाने की कोशिश चल रही है।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक बाबा बागेश्वर वो कह रहे हैं देश की सरकार पर हमें भरोसा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें एक तो सरकार दंड देगी और जिन्होंने महापाप किया है उन्हें भगवान श्री राम भी दंड देंगे। और अब चढ़ावा चोरी पर कैसे सियासी तूफान मचा है और वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा सीधा। और आज के राम का नाम आपने बदनाम कर दिया, हिंदुत्व का नाम पे खेला और हिंदुइज्म को आपने फिनिश किया। जो चंदा चोर थे उनके घर पर बुलडोजर भी बहुत ही जल्द चलने वाला है, लेकिन ऐसे ही नहीं चलेगा बिना इंक्वायरी के, क्योंकि आरोप बहुत बड़ा है और ऐसे प्राचीन मंदिर पर आरोप लगा है जो 500 वर्षों का संघर्ष था। अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना हर हिंदू का था, हर राम भक्त का, और ऐसे ही बुलडोजर नहीं चलेगा और चलेगा ये ओवैसी भी देखेगा और आने वाले हर वो पुश्तें देखेगी। आने वाला इतिहास गवाह रहेगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अयोध्या राम मंदिर के चंदे पे हो या मंदिर पे हो, कोई फिर बुरी नजर भी नहीं डालेगा। सीता माई का जो मंगलसूत्र दान दिया था बहुत से लोगों ने, हाँ, सोने का रामचरितमानस भी लूट गया है, सब चोरी हो गई। पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन होगा और महाराष्ट्र के बाहर भी हम जाएंगे। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। उसमें छोटे छोटे लोग तो फंसाए जा रहे हैं, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भगवान राम के नाम पर जब चोरी करा सकते हैं तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इन छोटे लोगों को पकड़कर ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, राम मंदिर चोरी मामले में हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया है और उन पर जांच चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, पानी के अंदर, दूध के अंदर सारा पानी ही मिलाया गया है। निश्चित रूप से दंड नहीं, महादंड मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय बहुत सावधानी का है। हम लोगों को पूर्ण भरोसा रखना है, निश्चित रूप से सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जो जो दोषी है जो दंड पाएंगे, महाभगवान का महादंड पाएंगे। मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई कि गलत हुई है। आगे बढ़ते हैं। सबको सुन लिया आपने सीधा, उन्हीं की जुबानी माननीय क्या कह रहे थे। अब देखिए, तो हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे? क्या बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे में खेल हुआ है घोटाला और सीसीटीवी गायब होने की क्या कहानी है, इसको लेकर हंगामा है इस वक्त। जी हां, सवाल खड़ा हो रहा है कि राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का आरोप लगा है। आइए पूरी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। देखिए, केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बद्रीनाथ मंदिर में 32 सीसीटीवी कैमरे बदले गए थे। 1 जुलाई को सीसीटीवी की हेराफेरी का आरोप लगा, समिति के कर्मचारी पर लगा। हालांकि मंदिर समिति ने कैमरे बदलने की प्रक्रिया को सामान्य करार दिया। समिति के अनुसार 1 जुलाई को बद्रीनाथ धाम के कैमरे बदले गए थे, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे किसी भक्त ने दान में दिए थे। दावा है कि कैमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग डीवीआर में पूरी तरह सुरक्षित है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच में पारदर्शिता बनाने के लिए मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लिया, जहां समिति अध्यक्ष के निजी सचिव को मंदिर के कामकाज से दूर रखा गया है। समिति अध्यक्ष के निजी सचिव पर ही हेराफेरी करने का आरोप भी लगा है और इससे पहले भी 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अगले 2 से 3 दिनों में जांच रिपोर्ट सबके सामने आ सकती है। सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया, उनका बयान आपके सामने। राम मंदिर के नाम के ऊपर कैसी हाल देश देख रहा है, बद्रीनाथ का अंतराल देश देख रहा है, तो अब आप ये देखिए सब चीजें हो रही हैं, अब क्या कर सकते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में हो और सीबीआई द्वारा हो, तब जाके पता लगेगा कि दोषी कौन है और कितना। और ईडी और सीबीआई वाले ढूंढ पता नहीं कहाँ गए, वो मिल नहीं रहे मुझे। भाई यहाँ तो 2, 4, 10 लाख 2 करोड़ पे जो है ईडी की बात जाती है, यहाँ तो हजारों करोड़ की बात हो रही है, पता नहीं ईडी वाले कहाँ गए। ऐसे ही उत्तराखंड में बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में जो चढ़ावा चोरी का मामला है, उसमें सीओ नोटिस दे रहा है। ये नोटिस इसलिए दे रहे हैं कि जिससे जनता के ये मामला, क्योंकि जनता के
पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो पब्लिक डोमेन में आ गया है तो किस तरह से लीपापोती करें। यहां भी चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी पकड़ी जा रही है, तो उसी तरह जैसे यूपी में हुआ उसी तरह उत्तराखंड में भी हो रहा है। नोटिस थमाएंगे, 2-3-4 कर्मचारियों को सस्पेंड करेंगे, 20-30-50 हजार रुपए, लाख रुपए उनके घरों से रिकवर करेंगे और कहेंगे हमने चोरी पकड़ ली। बड़ी एक दुखद बात है कि जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां पर सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये हम राम के पुजारी हैं और ये राम के व्यापारी हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और मुंबई तक राम मंदिर पर घमासान वहां छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर यूपी में 27 की सियासत भी तेज है, यानी 27 की बिसात। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। नितिन नवीन ने लखनऊ में योगी के साथ आम पार्टी का लुत्फ उठाया। माननीयों का आम पार्टी, आम की दावत के साथ भारतीय जनता पार्टी की नजर 27 के यूपी चुनाव पर है और इसके लिए लखनऊ में बीजेपी का शक्ति सम्मेलन भी हुआ, जिसमें योगी से लेकर नितिन नवीन और दोनों डेप्यूटी सीएम ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और अखिलेश यादव पर हमले किए। और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव के सामने पुशअप कर रहा है और कह रहा है कि मैं नेताजी के लिए 100 पुशअप भी लगा सकता हूं। यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अखिलेश समर्थकों के बीच वायरल है। देखिए जरा। दंड के साथ दंडवत। चलिए, नेताजी ने पुशअप लगा लिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा आम वाली जो दावत है और जो 27 की सियासत है उसको लेकर क्या खबर है। बीजेपी ने 2027 के चुनावी मिशन का शंखनाद कर दिया है। अब थोड़ा डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में कई अहम बैठक की है। वहां संजय निषाद, ओपी राजभर जैसे गठबंधन सहयोगी से भी चर्चा हुई है और 2027 के चुनाव में जुट जाने और फिर एनडीए को लाने की अपील की गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही योगी और नितिन नवीन की आम पार्टी की। लंच और आम पार्टी हुई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लखनऊ आवास में, और जहां ब्रजेश पाठक खुद प्लेट में मलिहाबादी आम लेकर मेहमानों के बीच पहुंचे। योगी, नितिन और पंकज चौधरी एक ही चारपाई पर साथ बैठे और आम खाया। बाद में सभी नेता लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर एक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी की जमकर प्रशंसा की। केशव ने कार्यकर्ताओं से कहा योगी जी की तीसरी बार सरकार बनी है। ब्रजेश पाठक ने कहा योगी जी को देखकर माफिया और अपराधी कांपते हैं। नवीन जी का यह दौरा बीजेपी और एनडीए नेतृत्व की एकजुटता का संदेश माना जा रहा है। लेकिन इस बीच सहयोगियों की नई मांगों ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन भी बढ़ाई हुई है। पहले मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी एसबी एसपी के लिए 25 सीटों की डिमांड रख दी। फिर चिराग पासवान ने भी पार्टी के यूपी तक की विस्तार की बात कह दी और कहा सम्मानजनक सीट मिली तो एलजेपी गठबंधन करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अकेले भी जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ और बाकी के और जो नेता हैं माननीय, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सबको। शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। यही अंतर है। 2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाती थे लूटपाट करने के लिए, और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। तो कितनी भी ताकत विपक्ष लगा ले, उसको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मित्रों, 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को तैयार खड़ा है। मित्रों, मैं तो कहता था कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रपों का राज रहता था, हर क्षेत्र का एक क्षत्रप होता था, वही सत्ता चलाता था।
लखनऊ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक अलग सरकार चलाता था और छत्रप अलग सरकार चलाता था। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो इसलिए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। आगामी 2027 की चर्चा, जो चीजें धरातल पे हैं उसको अवगत कराया गया। जैसे एक सर्टिफिकेट बनाने का गुण खरवार जाति का है, काफी लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा हुई है। और 27 में हम 17 से ज्यादा सीटें जीतें, उसके लिए चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश को 17 वाला इतिहास दोहराना है, प्रचंड बहुमत। चाय पीने आए थे यहाँ पर। सच बात यह है कि नितिन नवीन जी, आप भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाइए, 69,000 शिक्षक धरने पर बैठे हैं, उनसे मिलिए। आप जाइए धरना स्थल पर, पूछिए लोगों से कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों धरने पर बैठे हो। ये बात हो गई भारत की। अब आपको आगे लिए चलते हैं और एक वो खबर आपके सामने रखते हैं। ये पहले तस्वीर देखिए, कहीं खुशी कहीं गम। जी, अब देखिए ईरान में, क्योंकि आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकला है और उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उधर उमड़ पड़ी है। पहले ये सुनिए। तो ईरान की राजधानी तेहरान में कैसे लाखों लोग काले कपड़ों में एक जगह इकट्ठा होकर खामनेई को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ गम है तो दूसरी तरफ जश्न है। अमेरिका जश्न मना रहा है क्योंकि शनिवार को अमेरिका की आजादी की सालगिरह थी और इस मौके पर देश भर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। और अब देखिए न्यूयॉर्क में कैसे आसमान में अमेरिकी विमान गर्जना कर रहे हैं। जश्न के मौके पर आसमान में विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने करतब भी दिखाए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। आजादी के जश्न का मुख्य कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ और जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित भी किया, वहीं पर जोरदार आतिशबाजी की गई। और अमेरिका की आजादी का जश्न अपने देश में ही नहीं बल्कि कई हजार किलोमीटर दूर फ्रांस के पेरिस में भी मना, जहां एफिल टावर पर खास रोशनी के जरिए शुभकामनाएं दी गई।
अमेरिका से लेकर ईरान तक इस वक्त कहीं खुशी है तो कहीं गम। ट्रंप का देश अपनी आजादी का उत्सव मना रहा है तो खामनेई का मुल्क उनकी मौत का मातम मना रहा है। दोनों ही देशों में जनता सड़कों पर है और नेता मंचों पर, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को मौत के 4 महीने बाद अंतिम विदाई दे रहा है और उधर अमेरिका अपनी आजादी का 250वां साल धूमधाम से मना रहा है। लेकिन क्या जश्न और मातम के पीछे दोनों ही देश शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं या फिर एक दूसरे को धमकी देकर युद्ध की चिंगारी को भड़काने का प्लान बना रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका में इसलिए जश्न मन रहा है क्योंकि अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे हो चुके हैं और इसीलिए सभी 50 राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में देश के इतिहास का सबसे बड़ा फायरवर्क शो हुआ। आधी रात के बाद आसमान लाल, सफेद और नीले रंग की आतिशबाजी से जगमग हो उठा। यह राष्ट्रपति के कार्यक्रम, सेना की परेड, संगीत कार्यक्रम और जोरदार आतिशबाजी हुई। तो दरअसल अमेरिका पहले 13 ब्रिटिश कॉलोनियों से मिलकर बना था। एक तरह से भारत की तरह अमेरिका भी ब्रिटेन के अधीन था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की आजादी का ऐलान हुआ था। तब अमेरिका ने खुद को अलग और स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिलाडेल्फिया की बैठक में स्वतंत्रता घोषणा को मंजूरी दी गई। ये दस्तावेज मुख्य रूप से थॉमस जेफरसन ने लिखा था। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि हर इंसान बराबर है, उसे जीवन, आजादी और खुशी के लिए जीने का अधिकार है। हालांकि युद्ध चलता रहा और 1783 में पेरिस संधि हुई, जिसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका को बतौर स्वतंत्र देश मान्यता दी। इसके बाद 13 कॉलोनियों वाला अमेरिका लगातार फैलता चला गया। आज यूएसए 50 राज्यों वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आजादी का जश्न न्यूयॉर्क के आसमान में विमानों ने उड़ान भरकर भी मनाया। तो फिलाडेल्फिया में भी जोरदार तरीके से आतिशबाजी की गई और ड्रोन शो के जरिए भी लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। बल्कि फ्रांस में भी एफिल टावर को सजाकर जश्न मनाया जा रहा है और रोमानिया में इमारतों पर शानदार रोशनी के जरिए अमेरिका को 250वें स्थापना दिवस की बधाई दी गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट इस बीच डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस मौके को लेकर, सुनते हैं। 4 जुलाई 1776 से 4 जुलाई 2026 तक अमेरिका ने आजादी की तानाशाही पर जीत, स्वतंत्रता की दमन पर विजय और अमेरिकी भावना की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया है। आज हमारा देश पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा गर्व से भरा हुआ है। हम एक देश हैं, एक परिवार हैं और एक ही झंडे के नीचे खड़े हैं। अमेरिका की ताकत उसकी एकता और साझा मूल्यों में है। पिछले 250 सालों में अमेरिका ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन देश हमेशा एकजुट होकर आगे बढ़ा। कम्युनिज्म हमेशा हारने वाली विचारधारा रही और आगे भी हारती रहेगी। कम्युनिस्ट व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। हमारे सैनिकों ने दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने यह लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि वही खतरा फिर अमेरिका के भीतर लौट आए। वही देखिए, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान हो या फिर संसद अध्यक्ष गालिबाफ, उनको रोते हुए सबने देखा। अपने सुप्रीम लीडर को खोकर कई नेता अपने आंसू नहीं रोक पाए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर हर आंख नम है। लोग इसके साथ साथ आक्रोशित भी हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान हो और फिर संसद, जैसे कि आपको हमने बताया गालिबाफ, सबके जो अभी चेहरे हैं गमगीन हैं और भी तमाम जो चेहरे हैं उनको भी देखिए जरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो अभी तक तो बड़े नेता जनाजे में पहुंच रहे थे, लेकिन अब तो अली खामनेई के 3 बेटे भी पिता को श्रद्धांजलि देने यहां पर पहुंचे थे। खामनेई के बेटे मसूद, मियसम और मुस्तफा शामिल इसमें थे। उनके साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वाहिदी भी मौजूद रहे। वाहिदी
फरवरी के बाद पहली बार आए थे सामने, लेकिन अब तक खामनेई के उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई सामने नहीं आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल से जान का खतरा होने के कारण उन्होंने सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। तो खामनेई के जनाजे में सिर्फ लाखों आम लोग ही नहीं बल्कि ईरान समेत 100 देशों के बड़े नेता भी जुटे हैं। लेकिन क्या ईरानी नेता ट्रंप के टारगेट पर हैं? आइए पता करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि ईरान का शीर्ष सियासी सैन्य नेतृत्व खामनेई के जनाजे में है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया और सबको चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो सबको खत्म कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खामनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व एक ही जगह पर मौजूद है। अमेरिका चाहे तो एक हमले में सबको खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि चर्चा के लिए कोई नहीं बचेगा। लीडरशिप को खत्म करने वाले बयान पर ईरान ने पलटवार किया। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं। तुमने खामनेई को मारकर उनकी सोच को और फैला दिया है। ईरान ने आगे कहा, ट्रंप आप इन बातों को नहीं समझ सकते क्योंकि आपके पास ना सभ्यता है, ना इतिहास और ना ही सम्मान। उधर ईरानी सेना ने कहा, हम अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने उन्होंने कहा है कि सीज फायर में एक पल भी बर्बाद किए बगैर अपनी ताकत को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर दुश्मन ने गलती की तो करारा और निर्णायक जवाब देंगे। यह बयान तब सामने आया है जब ट्रंप इशारों में ईरान को धमका रहे थे। उधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने अमेरिका को चेतावनी दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट ईरान का परमाणु हथियार है। बाब अल मंदेब भी ईरान के लिए रणनीतिक हथियार है। टकराव चाहने वाले देशों को याद रखना होगा कि स्ट्रेट प्रभावित होगा। अब आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सेना के मुखिया और रूस के नेता क्या कह रहे हैं इस वक्त। दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर देश बनने का हमारा सफर कोई इत्तेफाक नहीं था। हमने अपने पहले कार्यकाल में अपनी सेना को फिर से मजबूत किया। हमने उसका इस्तेमाल किया और हमें जबरदस्त कामयाबी मिली। वेनेजुएला और ईरान को देखिए, हमने उन्हें और उनकी सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया। खामनेई की हत्या के इस अपराध को अंजाम देने वालों को ये जान लेना चाहिए कि हम उन्हें नहीं बख्शेंगे। हम अपने दुश्मनों को और भी दृढ़ निश्चय के साथ ये घोषणा करते हैं कि हम शहीद इमाम और बाकी शहीदों का बदला लेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान का परमाणु हथियार है। इस रास्ते पर नियंत्रण से ईरान पूरी दुनिया के तेल कारोबार पर दबाव बना सकता है। अगर ईरान इस समुद्री रास्ते पर आवाजाही रोकता है तो पूरी दुनिया के तेल कारोबार और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सुना दिया आपको हमने इंटरनेशनल नेताओं को। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार चूंकि धमका रहे ईरान को, तो अब क्या चल रहा है आइए जरा पता करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान सरेंडर को राजी नहीं है। वो डे वन से, पहले दिन से, और उसकी ताकत है ये जनता जो आप देख रहे हैं सड़कों पर अभी है अपने लीडर के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए। ये रात में भी लाखों की संख्या में वहां की जनता आंसू बहा रही है। حالا اومدیم پیش آقا براش بخونیم همینطور که این پرچم तो खामनेई के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए देखिए जरा, लोगों ने जनाजे में अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और लाखों लोग मौजूद हैं। आवाज सुनिए। ما فقط نیومدیم اینجا نوحه بخونیم بریم، زن و مرد گوش بدن. लोगों की ये भारी भीड़ और शोर ये सब कुछ बता रहा है कि खामनेई का जनाजा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता है, क्योंकि इसमें करीब 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जो जनता है, अंतिम संस्कार सभा, क्या दुनिया ने पहले कभी देखा है इतनी लोगों को? तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं इतिहास क्या कहता है। देखिए, इतिहास ये कहता है
कि ये जो अंतिम संस्कार हो रहा है, सबसे पहला नाम अभी तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में सबका जो नाम आया वो जरूर आप सभी को जानना चाहिए, CN अन्नादुराई। भारत की अगर बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु के पूर्व सीएम की अंतिम विदाई सबसे भव्य रही थी, क्योंकि 1969 में अन्नादुराई के अंतिम संस्कार में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम संस्कार सभा का रिकॉर्ड है। इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, दर्ज है। और अब रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक थे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी का निधन हुआ था, जिसके बाद उनके जनाजे में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने का दावा। उस वक्त यह ईरान की कुल आबादी का 6ठा हिस्सा था। और अगला नंबर आता है गमाल अब्देल नासिर का। 1970 में इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर का निधन हुआ। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार में करीब 50 लाख लोग शामिल हुए थे। पोप जॉन पॉल द्वितीय 2005 में ईसाइयों के पोप जॉन पॉल द्वितीय ने अंतिम सांस ली थी। तब इटली की राजधानी रोम में करीब 40 लाख लोग जुटे थे। अंतिम संस्कार इतना भव्य था कि उसमें कई दिग्गज भी आए थे, जिसमें 4 राजा, 5 रानियां और 70 से ज्यादा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल थे। आगे बढ़े तो यह फहरिस्त और कैसे बढ़ती है। उस्म कुल्थुम इजिप्ट की महान गायिका और अभिनेत्री थी, जिनका 1975 में इजिप्ट की राजधानी काहिरा में ही निधन हो गया। तब सड़कों पर करीब 40 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग उनके कंधों पर रखकर करीब 3 घंटे तक शहर में घुमाते रहे जनाजे को। खामनेई का जनाजा हो सकता है अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दे। तो आइए आपको एनडीटीवी से संवाददाता नजीर मसूदी के तेहरान से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तेहरान की सड़कों पर जैसा इंसानों का एक सैलाब उमड़ आया है, आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनेई को खराज अकीदत पेश करने के लिए हर सड़क पे हजारों लोग चल रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। हर एक यहाँ लोग झंडा उठाए हैं। मजहबी झंडों के साथ साथ पहली बार हम देख रहे हैं कि ईरानी नेशनल फ्लैग भी लोगों के साथ है। ये पहली बार है कि जब इस तरह की मजहबी जो रसूम अदा किए जाते हैं, ईरान के नेशनल फ्लैग भी वहाँ लोगों को साथ है। यह बात हो गई ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की, जनाजे की, लोगों की, भीड़ की और रिकॉर्ड्स की। आइए वापस लिए आते हैं आपको भारत, और अब बात करने जा रहे हैं घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की। शोपियां में लश्कर के आतंकवादियों के साथ सेना का एनकाउंटर लगातार जारी है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है। इन टेररिस्ट की, आतंकवादियों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में लश्कर के ये दोनों आतंकवादी आपको नजर आ रहे हैं। इन्हीं आतंकवादियों की घेराबंदी की गई है और अभी तक तो ऑपरेशन चल रहा है। कभी भी हो सकता है कि ये शुभ समाचार आ जाए कि इनके सही ठिकाने पर हमारे सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया। ये लश्कर के वो आतंकवादी हैं जिनकी घेराबंदी की गई है। ये लतीफ और जाकिर गनई, इन दोनों को देखिए जरा। लतीफ और जाकिर गनई। चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं। पूरा मामला आपको बता देते हैं कैसे हमारी कार्रवाई हो रही है। जो शोपियां है वहां सेना ने आतंकवाद रोधी एक बड़ा अभियान शुरू किया है। देखिए, लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है चारों तरफ से। खुफिया इनपुट्स के आधार पर यह अभियान शुक्रवार को ही शुरू किया गया था, जब लश्कर के ये दोनों टेररिस्ट, दोनों आतंकवादी एक बाग के सीसीटीवी में नजर आए थे। सूचना मिली और सूचना मिलते ही सेना ने सीआरपीएफ और पुलिस के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया, ज्वाइंट ऑपरेशन। घने बाग को घेरने के साथ ही आसपास के 7 गांव खाली करा लिए गए, क्योंकि फायरिंग होनी थी, किसी को भी अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचे, सही टारगेट सही जगह पर हिट हो, यानी कि इन आतंकवादियों को घेर कर दिया जाए। तो सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश की। आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और मुठभेड़ शुरू हो गई। तड़तड़ाहट गोलियों की आवाज और पूरी घाटी गूंज उठी। फिलहाल सुरक्षा बलों ने बाग से निकलने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, घेर लिया है और आसपास के सभी संदिग्ध इलाकों में तलाशी अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। और सुरक्षा रिकॉर्ड्स के मुताबिक फंसे इन दोनों आतंकी कुलगाम के रहने वाले हैं। इनमें एक आतंकवादी लतीफ है
जिसकी तस्वीर आपके सामने हमने रखी थी, और जो पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ था, जबकि दूसरा जाकिर गरई एक टकला है इसमें, जो साल 2024 में लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। वो लश्कर तैयबा से जुड़ा A++ कैटेगरी का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, मोस्ट वांटेड आतंकी। पहलगाम हमले की जांच के दौरान उसका नाम स्थानीय आतंकवादियों से सामने आया। एजेंसियों के मुताबिक वो सेना पर हमलों और टारगेट किलिंग में शामिल रहा है। फिलहाल दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और गोलीबारी लगातार जारी है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि कभी भी सूचना आ सकती है कि इनका काम तमाम। मौके से हमारे संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, देखिए। मैं इस वक्त ठीक उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आपको बता दूं कि अभी जो है एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है सैदापुरा। मैं आपको बता दूं कि शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन जो है 6 किलोमीटर दूर हम, ये आपको बता दूं ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये आर्चर्ड्स एरिया है। यहाँ पे जो है अभी जो है मिलिटेंट की जानिब से जो है फायरिंग शुरू कर दी गई है फौज के ऊपर। आपको बता दूँ कि ये जो है एरिया बिल्कुल इसको जो है काटना कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इस एरिया में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल बता दूँ कि फायरिंग जो है वो लगातार दोनों तरफ से जो है जारी है। एनडीटीवी के लिए मैं शोपियां से इरशाद। आपने रिपोर्ट देखी। अब एक तरफ आतंकवादियों से एनकाउंटर चल रहा है और दूसरी तरफ एक किताब को लेकर भी जम्मू कश्मीर में संग्राम छिड़ा हुआ है, जो कि जरूरी था। क्योंकि देखिए स्क्रीन पर इस किताब की तस्वीर पहले आप देख लीजिए, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्योंकि शहीद मकबूल भट्ट आतंकवादी को शहीद बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर की किताब में। इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, किसका किसका आदेश है, कैसे ये कुछ हुआ होगा, मंसूबा क्या है, आप समझ सकते हैं। अब इस विवाद को लेकर जम्मू में छापेमारी की गई है। छापेमारी की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब विस्तार से समझिए इस किताब पर विवाद आखिर क्यों है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस किताब को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है, उस किताब का नाम है पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K। गौर करिएगा, बहुत ध्यान से बता रहे हैं। इस विवादित किताब को समग्र शिक्षा योजना के तहत खरीदा गया और जून में विशेष समिति की मंजूरी से स्कूल्स को भेज दिया गया। विवाद तब बढ़ा जब एक सामाजिक संगठन ने इसकी समीक्षा की तो पता चला कि किताब में आतंकवादियों को महान हस्ती बताया गया है, उनका महिमा मंडन किया गया है, उन्हें शहीद बताया गया है। खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद की किताब में जमकर तारीफ की गई है और मारे गए JKLF के आतंकवादी मकबूल भट्ट को शहीद बताया गया है। किताब में जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर लिखा गया है। यह मामला बीजेपी तक पहुंचा तो जम्मू कश्मीर में हंगामा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने एकेडमिक जिहाद का आरोप लगाते हुए बवाल काटा। विवाद बढ़ा तो तुरंत सरकार ने स्कूल से किताब वापस मंगा ली। जम्मू पुलिस ने इस मामले को लेकर FIR दर्ज की है। किताब छापने वाले प्रकाशक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। लेकिन यहां पर एक मेरा प्रश्न है, क्या सिर्फ प्रकाशक की ही जिम्मेदारी या जवाबदेही या गलती है? आदेश किसने दिया, कौन कौन लोग शामिल हैं, किसका आइडिया, यह सब कुछ एक्शन होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि बड़े मछलियों को या मगरमच्छों को बचाकर छोटों पर दबाव। लेखक और प्रकाशकों की सभी किताबों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अब LG मनोज सिन्हा ने शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक्शन चल रहा है और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिर से वही सवाल, जो मेन गुनहगार हैं उन पर भी होगा, अकेल कसेगी। और अब नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए जरा सुनते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग सत्ता की लालच में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर, अगर ये आज कांग्रेस की सरकार होती तो लाइब्रेरी में ही नहीं स्कूलों में भी वो चलता। ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है कि इस तरह का निसाब तालीम स्कूलों में लागू है और वो पढ़ाए जा रहे हैं। अगर यही नई नस्ल को इसी तरीके से पढ़ाया जाता रहा तो फिर समझ लीजिए कि नई नस्ल के बच्चे और बच्चियों के जहन, दिल, दिमाग का क्या आलम होगा। तो जो आतंकवादी है उसको शहीद बता रहे हैं। बिल्कुल मौलाना जी सही कह रहे थे कि जो टेररिस्ट हैं, अब नए जो जमाने के बच्चे हैं, वो क्या समझेंगे पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जाएगा वही समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स की, क्योंकि वो हो गए हैं ढेर।
लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स को पुलिस ने ढेर कर दिया है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन चलाया और इसमें इसको अंजाम दिया गया। अब देखिए जरा, ये है लॉरेंस गैंग के शूटर जिन्हें पुलिस ने ढेर कर दिया। इनका काम हो गया है तमाम। नाम क्या है? टिब्बा दानाशेर और हिमांशु, ये दोनों, उनकी तस्वीर देखिए जरा। बहादुरगढ़ में पुलिस के साथ इन अपराधियों की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर साइट की तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं, ये देखिए। आज से 23 दिन पहले इन शूटर्स ने जिम संचालक की हत्या कर दी थी। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट छलनी कर दी गई थी, देखिए। क्या ये पूरा मामला जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, बता देते हैं, नजर डालें। देखिए, लॉरेंस के 2 सुपारी किलर्स पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इन बदमाशों ने 23 दिन पहले जिम संचालक की हत्या की थी सरेआम। 11 जून को जिम संचालक को खुलेआम गोलियों से भून डाला गया था। इस गोलीकांड में मौके पर मौजूद एक लड़की भी घायल हो गई थी। मर्डर के 5 घंटे बाद लॉरेंस गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली थी। लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर ने खुलेआम सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हत्याकांड के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। शूटर्स पर 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई थी। इसी बीच शनिवार देर रात पुलिस को खुफिया सूचना मिल गई, इनपुट, जिसके बाद हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमों ने उन्हें घेर लिया। खुद को घिरता देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीमों ने दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 12 से 13 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। 4 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर गोली लगी है, जिससे उनकी जिंदगी बच गई। फिलहाल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। और इस मामले पर पुलिस का कहना क्या है, सुनिए। तो 2 मुख्य शूटर थे, प्रवेश और हिमांशु। उन पे 1 लाख का इनाम भी घोषित है। उसकी आज सीक्रेट इंफॉर्मेशन काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट को मिली। इन शूटर्स के लिए दोनों टीमों ने इंटरसेप्ट करने की जब कोशिश की तो इन्होंने हमारी पुलिस टीम पे फायर किया। सेल्फ डिफेंस में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें जो दोनों शूटर्स थे प्रवेश और हिमांशु, उनको इंजरी आई। हमारे 4 जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिससे वो बच गए, और एक हमारा कांस्टेबल को पाँव पे गोली लगी। पुलिस को सुन लिया आपने, क्या कुछ कहा गया और क्या जानकारी दी गई इस पूरे मामले को लेकर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मानसून की और मानसूनी आफत की। तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, ये सब कुछ बताया जा रहा है कि मानसून भाई आसान नहीं है। लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हो तो आफत। सबसे पहले गुजरात की भावनगर की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए जरा कैसे पानी की तेज धार में ये गाड़ी बह गई। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश का हरदा, और वहां कुछ लोगों ने उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर दी तो बीच मझधार में ही फंस गए। यही होना था। पकड़ो रे, पकड़ो भाई, पकड़ो, जाओ। खतरे से ना खेलिए, बिल्कुल। पुणे का फुटेज तो और चौंकाता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं, अचानक सड़क धंस गई और हर तरफ पानी भर गया। ये देखिए, एक सामान्य सी सड़क नजर आ रही है, लेकिन वहां से देखिए सड़क बीच से फटती है और ये पानी, ये देखिए। और वहीं देखिए मुंबई से सटे वसई में तो सड़क पर इतना पानी भर गया कि एक साथ कई गाड़ियां ही डूबती हुई नजर आई। अब बारिश है, आफत है तो रेस्क्यू भी है, क्योंकि इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये पालघर महाराष्ट्र की तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। महासमुंद है एक जगह, वहां रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके 14 मजदूरों को बचाया गया। ये देखिए,
और अब नाला सोपारा की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, कैसे ट्रैक पर पानी भर गया उसकी तस्वीर। हाँ, ये रेलवे ट्रैक है, आप देख पा रहे हैं नाला सोपारा, और वहीं पूरा जो ट्रैक है आपको जलमग्न नजर आ रहा है, उसी में रेलगाड़ियां धीरे धीरे करके चल रही हैं। लेकिन इस बीच वंदे भारत कैसे पानी को चीरती हुई आगे बढ़ गई, वो देखिए जरा तस्वीर, ये देखिए। हालांकि मुंबई और उसके आसपास के इलाके अब भी वहां पर अलर्ट है। मुंब्रा में तो स्कूल की दीवार ही ढह गई। जल्दी जल्दी हर जगह की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कुर्ला की, क्योंकि कुर्ला में अचानक पेड़ गिर गया और जिसके बाद शख्स की जिंदगी चली गई इसमें तब गई। मुंबई में कई जगह पेड़ गिरने की खबरें आई हैं, जिन्हें हटाने का इस वक्त काम चल रहा है। काफी नुकसान पहुंचा है। ये बात हो गई आफत की। अब थोड़ा कहानी चेंज, जश्न की तस्वीर, क्योंकि आपको आज की एक तस्वीर दिखाते हैं। 61 साल की उम्र में आमिर खान ने तीसरी शादी रचा ली है। जी सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने बांद्रा में अपने घर पर छोटा सा समारोह भी आयोजित किया और गौरी एस्प्रेट के साथ उन्होंने तीसरी शादी की है। As my lawful wife, as my lawful wife, as my lawful husband. शादी समारोह में आमिर और गौरी डांस करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें अभी सामने आई हैं। देखिए जरा तस्वीर। इस समारोह में शामिल होने के लिए कई हस्तियां भी वहां पर आमिर खान के घर पहुंची हैं। आपको दिखा रहे हैं। अरे यहाँ पे बोल रहा हूँ। बस बस तो बारिश के बीच घर के बाहर भी आए आमिर खान और सभी को मिठाइयां बांटते। दादा देख भाई किसकी टीम से? हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए इस शादी के बारे में थोड़ा और कुछ आपको बता देते हैं। देखिए जरा, 61 साल की उम्र में आमिर खान ने यह तीसरी शादी रचाई है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी एस्प्रेट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की। आमिर ने शादी समारोह बेहद ही प्राइवेट और सिंपल तरीके से रखा। इसमें उनके परिवार के अलावा चुनिंदा जो करीबी दोस्त हैं वो शरीक हुए। माना जा रहा है कि आमिर के घर 100 से 150 लोग पहुंचे थे, लेकिन गौरी एस्प्रेट आमिर खान की तरह कभी लाइमलाइट में नहीं रही। उन्होंने फैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी में डिग्री हासिल की है। आमिर खान और गौरी पिछले 25 सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं। पर्सनल लाइफ की बात कर लें तो गौरी का पहले पति से तलाक हो चुका है और पहली शादी से गौरी का एक बेटा है जो उन्हीं के साथ रहता है। वहीं दूसरी तरफ आमिर की भी पहली दोनों शादी टूट चुकी है। आमिर ने पहली शादी मात्र 21 साल की उम्र में रीना दत्ता से की थी। रीना तब आमिर की पड़ोसी थी। दोनों ने 1986 में शादी की और इस शादी से आमिर को 2 बच्चे हुए, लेकिन 16 साल बाद दोनों अलग हो गए। और इसके बाद आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई। लगान फिल्म के दौरान होती है। दोनों ने मंगल पांडे फिल्म में भी साथ काम किया और बातचीत बढ़ने लगी तो 2005 में आमिर ने गौरी संग शादी रचा ली और ये रिश्ता 2021 तक चला। अब वो तलाक के 5 साल बाद गौरी संग वापस नए बंधन में इधर बन गए हैं। चलिए इसी खबर के साथ आज भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का बुलेटिन आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया और आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।